हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए कंप्यूटर फंडामेंटल का बेसिक कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक थ्योरी है जो आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। एक सिंपल सा है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोग्रामेबल मशीन है विच डज एनी टाइप ऑफ वर्क विद इन नैनो सेकेंड, जो नैनो सेकेंड के अंदर काम करता है, जिसको हम डाटा जो इनपुट देते हैं फिर प्रोसेस करता है, फिर हमको डिजायर आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफर डाटा सिक्वेंसली एंड ऑटोमेटिकली। इसमें एक इम्पोर्टेंट है सिक्वेंसली, मतलब इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो सिक्वेंसली मतलब सीक्वेंस से किसी भी कंप्यूटर में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा इनपुट करते हैं, जैसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप कंप्यूटर में कोई वर्क करते हैं, जैसे नोटपैड, वर्डपैड या कहीं भी आप डाटा एंट्री कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं कुछ लिख रहे हैं, जैसे ए बी सी डी, इस तरह से आप कुछ टाइप कर रहे हैं मान लेते हैं। और बाय द वे किसी समय कभी कभी कंप्यूटर रुक जाता है, फंस जाता है। मान लीजिए आपने ए टाइप किया और स्टक कर गया, कंप्यूटर रुक गया। आप बी सी डी इस तरह से आगे मतलब फॉर एग्जांपल आप टाइप कर चुके हैं और जहाँ पर आप एंट्री कर रहे हैं वहाँ पर ए पर जाके वो रुका हुआ है, कंप्यूटर किसी कारण से कंप्यूटर रुक गया है, फंस गया है, हैंग कर गया है। तो जब भी कंप्यूटर फिर से रिफ़्रेश होकर एंट्री करना स्टार्ट करेगा तो वो पहले एक के बाद यदि आपने बी दबाया है तो पहले वो बी को ही एंट्री करेगा, उसके बाद सी को, फिर डी को। ऐसा नहीं, यदि आप आगे बढ़ चुके हैं तो सीधा वो बीच को गैप कर देगा और डी को पहले एंट्री कर देगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिस सीक्वेंस में हम कंप्यूटर में एंट्री किए रहते हैं उसी सीक्वेंस में कंप्यूटर डाटा को एंट्री करता है। इसीलिए ये इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कंप्यूटर इज एन डिवाइस डेट ट्रांसफर डाटा सीक्वेंसली एंड ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली तो काम करता है, सीक्वेंस में करता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अब एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, 1 2 3 कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं, ठीक है, 3 तक टाइप किए और फिर आप उसमें 1 2 3 लिखे, उसके बाद कुछ माउस आप कुछ मूव किए, ठीक, माउस का भी कुछ बीच में मूव किए, फिर माउस मूव करने के बाद आप फिर 4 5 कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। तो यदि मान लेते हैं कभी कंप्यूटर यदि रुक जाता है, अटक जाता है, तो फिर से यदि रिफ्रेश होता है, जैसे मान लीजिए यदि एक टाइप किए हैं, एक के बाद कंप्यूटर रुक गया था, यदि वो फिर से स्टार्ट करता है, कंप्यूटर फिर से लिखना स्टार्ट करता है, तो एक के बाद वो 2 लिखेगा, 3 लिखेगा। यदि हम 3 के बाद यदि माउस को मूव किए हैं थोड़ा सा, तो पहले माउस मूव होगा, फिर 4 लिखेगा, 5, फिर उसके बाद 5 एंट्री करेगा। मतलब जिस सीक्वेंस में जैसे जैसे हम कंप्यूटर पर परफॉर्म किए रहेंगे उसी प्रकार से कंप्यूटर इनपुट डाटा को इनपुट करेगा। ऐसा नहीं कि आगे या पीछे किसी भी डाटा को करता है, सीक्वेंसली करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप वीडियो कॉलिंग, जब ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करते हैं किसी भी ऐप से, तो देखते हुएगा जब नेट स्लो होता है तो होगा क्या कि किसी समय आवाज़ आएगा, बीच का आवाज़ गायब हो जाएगा, फिर बाद के कुछ आवाज़ सुनाई देगा, मतलब जिसमें डाटा लॉस होता है, तो वो सीक्वेंस में नहीं होता। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, आदि कंप्यूटर रुक भी जाता है, कभी अटक भी जाता है किसी भी कारणवश से। तो जब भी ये स्टार्ट करेगा या लिखना स्टार्ट करेगा, इंटर करना स्टार्ट करेगा, तो वो सीक्वेंस में ही करेगा जिस सीक्वेंस में हम कंप्यूटर को डाटा दिए रहेंगे, इनपुट दिए रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर बता भी रहा है कि हम जो डाटा इनपुट करते हैं उसे प्रोसेस करता है, फिर जाके वो हमको डिजायर आउटपुट देता है, ठीक है। तो वो भी एक सीक्वेंस में। तो वही कंप्यूटर में, व्हाट इज़ कंप्यूटर के अंदर में ये सारे स्टेटमेंट दिया गया, इसे आप खुद पढ़ के समझ भी सकते हैं। तो चलिए, ये एग्ज़ाम के लिए ये सब थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम बेस्ड के लिए। इससे इम्पोर्टेंट हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है ये भी व्हाट इज़ कंप्यूटर का फादर कौन है, मदर कौन है, मॉडर्न कंप्यूटर किसने बनाया था, ये भी एग्ज़ाम बेस के लिए, ये भी आप रट सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब स्टार्ट होता है कि अब मेन पार्ट अब समझ में आता है। जैसे कि अब मान लीजिए कि आप कंप्यूटर को असेंबल करना चाहते हैं, ठीक है। आप कंप्यूटर असेंबल करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम कौन कौन सा डिवाइस चाहिए होगा कंप्यूटर असेंबल करने के लिए। सबसे पहले मॉनिटर चाहिए, एक माउस चाहिए, एक कीबोर्ड चाहिए, फिर ये सिस्टम यूनिट चाहिए। ये मिनिमम 4 पार्ट, ये 4 डिवाइस आपको चाहिए, तब जाकर आपको एक डेस्कटॉप सिस्टम तैयार कर पाइएगा। तो सिस्टम यूनिट को लोग सीपीयू भी बोल देता है, जो गलत है। ये सीपीयू नहीं है। सीपीयू के बारे में आगे पढ़ेंगे। इस पर एक टॉपिक ही है पूरा सीपीयू के बारे में, तो आगे बढ़ेंगे इसके। तो इसको सीपीयू नहीं बोलेंगे, ये सिस्टम यूनिट है, या इसको यूनिट आप बोल सकते हैं। तो आप कंप्यूटर को तैयार करने के लिए, कंप्यूटर पूरे असेंबल करने के लिए आपको ये मिनिमम 4 पार्ट चाहिए। एक मॉनिटर चाहिए, माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए और सिस्टम यूनिट चाहिए, तब जाके आप एक सिस्टम को तैयार कर पाइएगा। वैसे भी आप जिस ऑफिस में या कहीं भी स्कूल में जाते होंगे तो आपको ये 4 मिनिमम पार्ट आपको दिखता ही होगा, तब जाके आप कंप्यूटर पर कोई वर्क कर पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात आता है कि आप लैपटॉप के बारे में ध्यान आता होगा, क्या लैपटॉप में ये चारों पार्ट होता है क्या? ये तो देख लेते हैं। जिस प्रकार से डेस्कटॉप में स्क्रीन हो, जैसे डेस्कटॉप एक होता है, डेस्कटॉप में हमको एक मॉनिटर होता है, उसी प्रकार लैपटॉप के अंदर भी एक स्क्रीन होता है। लैपटॉप में जो की होता है, कीपैड, वही कीबोर्ड जो हमको डेस्कटॉप में जो अलग से होता है, वो डेस्कटॉप में कीबोर्ड, वही कीबोर्ड हमको लैपटॉप में जस्ट स्क्रीन के नीचे जो होता है वो कीबोर्ड है। माउस, जिस तरह से डेस्कटॉप में माउस होता है उसी प्रकार लैपटॉप में भी एक माउस होता है। यहाँ पर देखिएगा टच पैड करके एक चरखूट होता है, जहाँ पर हमको उंगली को स्लाइड करते हैं यहाँ पे फिंगर को, तो यहाँ पर माउस मूव करता है। तो इस प्रकार से मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर अर्थात ये स्क्रीन जो है वो मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस आपको लैपटॉप में ऊपर ही मिल जाता है। अब रह गया सिस्टम यूनिट। ये सिस्टम यूनिट, ये क्या ये लैपटॉप में होता है क्या? तो बिल्कुल ये भी होता है। जैसे ये तो कवर है, इस कवर के अंदर जितने भी कंपोनेंट होता है एक सिस्टम को चलाने के लिए, वो सारे कंपोनेंट इस लैपटॉप के अंदर भी होता है। जैसे मान लीजिए हम यदि इस लैपटॉप के ऊपर वाला भाग को हम ओपन करें तो इस सिस्टम के अंदर जो भी कंपोनेंट होता है उस तरह वो सारा कंपोनेंट इसके अंदर भी होता है। चलिए हम लैपटॉप के भी ओपन करके देख लेते हैं। जब आप लैपटॉप को ओपन कीजिएगा तो इसमें सारा कुछ मिल जाएगा, जैसे कूलिंग फ़ैन है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, रैम है, हार्ड डिस्क है, जितना भी यहाँ पर कंपोनेंट है ये सारा सिस्टम यूनिट के अंदर भी कंपोनेंट होता है। तो लैपटॉप को जब आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर भी वो सारे कंपोनेंट आपको मिलता है। तो खैर इसके बारे में तो आगे पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में, फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। तो एक सिस्टम कंप्यूटर को, मतलब एक डेस्कटॉप कंप्यूटर तैयार करने के लिए जितने पार्ट्स का ज़रूरत पड़ता है वो सारे के सारे लैपटॉप के अंदर भी होता है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है मेंटेनेंस में। ये मेंटेनेंस कॉस्टली नहीं है, ये रफ़ एंड टफ होता है। जैसे सपोज मान लीजिए यदि एक माउस ख़राब होता है आपको, तो ईजिली 200 से 300 में रिप्लेस हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन यदि लैपटॉप का माउस यदि ख़राब हो गया तो आपका लैपटॉप में जो भी आता है वो इनबिल्ट पूरे ऊपर का पैनल ही चेंज होता है, जिसमें कीबोर्ड और टच पैड दोनों होता है, काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। तो एक छोटा सा माउस ख़राब हुआ तो उसके लिए पूरे लैपटॉप का यदि माउस ख़राब हुआ तो पूरे ऊपर का पैनल ही चेंज होता है। यदि कीबोर्ड ख़राब होगा तो इस डेस्कटॉप में आप कीबोर्ड आसानी से चेंज कर पाइएगा, लेकिन यदि लैपटॉप का कीबोर्ड ख़राब हुआ अगेन आपको पूरे पैनल ही चेंज होता है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी बजट से बाहर भागता है इसका मेंटेनेंस, यदि कुछ ख़राब होता है तो। ये रफ़ एंड टफ होता है डेस्कटॉप, ये हेवी ड्यूटी के लिए होता है। वैसे भी जो कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानता है स्टार्टिंग में, उसको पहले डेस्कटॉप ही
डेस्कटॉप पर ही काम करना चाहिए, डेस्कटॉप पे ही पढ़ाई करना चाहिए, सीखना चाहिए पहले, फिर जाके लैपटॉप पे काम करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। फिर यदि मान लेते हैं कि आपके पास ये 4 डिवाइस आ गया, ठीक है, मॉनिटर आ गया, सिस्टम यूनिट आ गया, कीबोर्ड आ गया और माउस भी आ गया। तो अब इम्पोर्टेंट आता है कि इसका कनेक्टिविटी, क्या आप इसको कनेक्टिविटी करने आता है कि नहीं। तो चलिए अगला सेशन में हम इसका कनेक्टिविटी के बारे में जानते हैं। अब आपके पास एक सिस्टम यूनिट है, एक मॉनिटर है, एक कीबोर्ड है, एक माउस है। अभी फ़िलहाल इसको ध्यान नहीं देना है, इसके बारे में थोड़ा सा देर में समझते हैं। यदि आपके पास मेन बोर्ड है घर में, ठीक है, लाइन आ गया, सप्लाई आ रहा है, मेन बोर्ड है, तो इस सिस्टम यूनिट को ऑन करने के लिए, पावर देने के लिए एक पावर केबल आता है, ठीक है। उसका एक पावर केबल हम मानते हैं कि एक प्लग में डाल दिए, ठीक है, और जब हम इस स्विच ऑन करेंगे तो इसमें लाइन आ जाएगा, पावर आ जाएगा। उसी प्रकार इस मॉनिटर को भी ऑन करने के लिए मॉनिटर का भी एक पावर केबल आता है, जिसको आप प्लग में डाल के स्विच ऑन करेंगे तो इस पर लाइन आ जाएगा, पर डिस्प्ले नहीं आएगा। क्यों? इस पर नो सिग्नल करके एक एरर आएगा। वो क्यों? क्योंकि सपोज मान लीजिए आपके पास यदि टीवी है, यदि टीवी को आप लाइन देते हैं, ठीक है, लाइन में प्लग इन करते हैं, उसके बाद डिस्प्ले आना शुरू नहीं हो जाता है। यदि आपको डिस्प्ले देखना है, फ़ोटो देखना है, तो आपको अलग से एक सेटअप बॉक्स लगाना पड़ता है, डिश टीवी या डिश एंटीना जो भी है लगाना पड़ता है, जो भी एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं, तब जाके आप कोई मूवी वगैरह या डिस्प्ले देख पाते हैं। तो उसके साथ एक केबल लगाते हैं, VGA केबल, जैसे डिस्प्ले सेटअप बॉक्स के साथ 3 वायर का एक VGA केबल आता है, एक वायर आता है, एक HDMI वायर आता है जिसके थ्रू कनेक्ट होता है, जिससे आप डिस्प्ले देख पाते हैं। उसी प्रकार इस सिस्टम यूनिट में जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा है, इसको VGA केबल के थ्रू एक मॉनिटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। VGA केबल के थ्रू ये कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू हमको इस पर डिस्प्ले पर शो करता है कि वर्क क्या हो रहा है। तो हमको ये मॉनिटर के अंदर 2 वायर होता है, एक पावर केबल जो हमको पावर सोर्स में देना पड़ता है, एक सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करते हैं VGA केबल, ठीक है। तो VGA केबल हम एक सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों को पावर सोर्स मिल गया, और इसको डिस्प्ले दिखने के लिए हमको एक VGA केबल चाहिए, जो हमको सिस्टम यूनिट से लेकर कनेक्ट करना होता है। उसके बाद कीबोर्ड को भी पावर चाहिए और माउस को भी पावर चाहिए। तो इस कीबोर्ड के अंदर, कीबोर्ड में जो वायर होता है, उस वायर में एक ही वायर के अंदर वो दोनों फैसिलिटी होता है, जिससे पावर सोर्स भी, कीबोर्ड में पावर भी चला जाता है, और इससे जो डाटा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, इससे जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो उसी वायर के अंदर, लगभग कीबोर्ड या माउस के अंदर 5 वायर होता है, जिससे 2 वायर के थ्रू पावर सप्लाई होता है, 2 वायर के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होता है, एक जो न्यूट्रल के लिए होता है। वो खैर आगे का कोर्स है। फिलहाल ये समझते हैं कि हमको जो कीबोर्ड है उसको पावर हमको सिस्टम यूनिट से ही मिल जाता है, इसके लिए हमको अलग से पावर देने की ज़रूरत नहीं है। माउस, इसका भी जो हम सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करते हैं, तो इसको भी पावर हमको सिस्टम यूनिट से ही मिल जाता है, और डाटा भी इसी वायर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। अब मान लेते हैं कि कीबोर्ड पर कोई भी चीज़ प्रेस करेंगे, जो भी डाटा हम इनपुट करेंगे वो यहाँ पर प्रोसेसर यानी सिस्टम यूनिट के पास पहुँचता है, तो यहाँ ये प्रोसेस के हमको डिस्प्ले पर दिखाता है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है। तो अब ये मान लेते हैं कि हम डायरेक्ट लाइन से ऑन किए, सिस्टम चल रहा है, और बाय द वे एकाएक लाइन का तो कोई भरोसा होता नहीं है, एकाएक मेन लाइन यदि कट जाए, पावर सोर्स कट जाए, तो फिलहाल समझते हैं कि यदि डिस्प्ले का, मतलब मॉनिटर का यदि हम पावर सोर्स कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यदि हम पावर देंगे, यदि हम मॉनिटर का प्लग निकाल दें और फिर से लगाएं, तो जो भी वर्क हो रहा है या जो भी डिस्प्ले पहले था वही डिस्प्ले शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम इसका VGA केबल भी रिमूव करके फिर से लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे ही VGA केबल लगाएंगे जो भी डिस्प्ले पर रहेगा वो पुनः दिखाई देगा। ठीक है, तो यदि यही पावर सोर्स यदि सिस्टम यूनिट का कट जाए, पावर सोर्स यदि सिस्टम यूनिट से कट जाए, तो जो भी वर्क किए रहेंगे वो सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। यदि हम सेव नहीं किए हुए हैं, सपोज मान लीजिए जो भी वर्क कर रहे हैं यदि हम उसे सेव नहीं किए हुए हैं, यदि बाई चांस लाइन कट जाता है, सिस्टम यूनिट का लाइन कट जाता है, तो जैसे ही लाइन कट हुआ सारा डेटा कट हो जाएगा। क्योंकि यदि कोई भी, जैसे मान लेते हैं हम किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं या कोई भी डाटा एंट्री कर रहे हैं, यदि एकाएक बाई चांस यदि लाइन गया तो जो भी काम किए हुए हैं वो सब बेकार चला जाएगा, वो सेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा काम इसी सिस्टम यूनिट में हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको लाइन एकाएक न जाए, इससे बचने के लिए हम एक बैकअप पावर सोर्स का व्यवस्था करते हैं, जैसे कि UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो हम एक UPS लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि यदि मेरा लाइन कट भी जाए तो कंटिन्यूअसली हमको पावर मिलता रहे कुछ टाइम के लिए। तो हम इस वायर को डायरेक्ट यहाँ न कनेक्ट करके, यदि आपके मेन बोर्ड में इन्वर्टर का सप्लाई आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब UPS लगाने का ज़रूरत ही नहीं है और लगाना भी नहीं चाहिए इन्वर्टर पे। तो यदि ये UPS यदि आपके इन्वर्टर का लाइन आ रहा है मेन बोर्ड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको लाइन जाने के बाद भी इसमें पावर सप्लाई आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके मेन बोर्ड में इन्वर्टर का सप्लाई नहीं आ रहा है, तो मेन सीधा लाइन से ही चल रहा है, तो आपको एक बैकअप सोर्स, पावर बैकअप सोर्स के रूप में आपको UPS लेना पड़ेगा, ताकि लाइन कटे तो हमको कुछ टाइम तक सिस्टम ऑन रखे, जिससे हम जिस पे जो भी काम किए हैं उसको हम सेव कर पाएँ। तो इसका कनेक्टिविटी हम डायरेक्ट यहाँ न करके क्या करेंगे, जो सिस्टम यूनिट का पावर केबल है हम इसमें डालेंगे, मॉनिटर का भी जो पावर केबल है वो इस प्लग में डालेंगे, और जो सिस्टम यूनिट का वायर है उसको हम मेन बोर्ड में डालेंगे। इससे होगा क्या कि जब लाइन रहेगा वो बाईपास करके सिस्टम को चलाते रहेगा। जैसे ही लाइन कटा यहाँ से, तो इसके अंदर जो बैकअप बैटरी लगा होता है वो बैकअप, इनको उस बैटरी के थ्रू इनको बैकअप मिलता रहेगा और सिस्टम चलता रहेगा। इसीलिए हम लोग UPS का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कनेक्टिविटी करते हैं। यदि आपको सिस्टम चलाना है तो कम से कम आपको एक बैकअप सोर्स रखना चाहिए, क्योंकि यदि चलते हुए सीधा सिस्टम बंद हो जाएगा तो सिर्फ डाटा ही नहीं जाता है, सिस्टम में भी प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए बहुत सारा प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको एक बैकअप सोर्स चाहिए। ठीक है, वैसे भी UPS का जो एक वोल्टेज, फिक्स वोल्टेज जाता है, जो भी वोल्टेज हो 230 220 जो भी इससे आउटपुट होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, और जो लाइन से डायरेक्ट आता है इसका वोल्टेज का भी ऊपर नीचे फ्लैक्चुएशन बना रहता है, जिसके वजह से सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आने का खतरा रहता है। तो हमको एक बैकअप सोर्स के रूप में UPS डालना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोज मान लेते हैं कि कुछ चीज़ और बढ़ा लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यदि आपको सिस्टम यूनिट कनेक्ट करने तो आ गया, मॉनिटर कनेक्ट करने आ गया, कीबोर्ड तो कनेक्ट करने आ गया, माउस आ गया। यदि सपोज मान लीजिए कि आपके पास स्पीकर, यदि मान लीजिए आपको कुछ साउंड गाना वगैरह सुनना है, ऑडियो सुनना है, तो आपको स्पीकर लगाना पड़ेगा। तो जो स्पीकर सिंगल वायर वाला यदि स्पीकर होगा, जिसमें छोटा वाला, जो एक सिस्टम यूनिट में डालेंगे तो इससे पावर भी मिल जाएगा, इससे जो आउटपुट है वो भी आपको मिल जाएगा, साउंड सुनने को मिल जाएगा। जिस तरह से कीबोर्ड में होता है सिंगल वायर से ही सारा कुछ चलता है, माउस में भी जो सिंगल वायर से ही चलता है। यदि आपका स्पीकर बड़ा वाला है जिसमें पावर सोर्स के लिए अलग वायर है और डाटा ट्रांसफ़र के लिए अलग वायर है, तो इसको भी एक अलग से पावर सोर्स देना पड़ेगा, और डाटा के लिए आपको एक वायर सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका स्पीकर वर्क करेगा। उसी प्रकार प्रिंटर, यदि आप कुछ प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आपको एक प्रिंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंटर के अंदर भी दो वायर होता है, एक इसका पावर सोर्स होता है,
ठीक है। पावर केबल होता है जिससे आप चाहे तो डायरेक्ट मेन लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहे तो बैकअप सोर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बैकअप सोर्स से कनेक्ट करने का क्या फ़ायदा है वो आप समझ चुके हैं अब तक, कि लाइन कटने के बाद भी आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रिंट होता रहेगा। और दूसरा बार इसका एक डाटा केबल का, जो हम क्या प्रिंट करना है नहीं करते, जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं हम सिस्टम यूनिट से, तो एक केबल डाटा ट्रांसफ़र का भी होता है प्रिंटर से, जो सिस्टम यूनिट से कनेक्ट होता है। ठीक है। मॉनिटर का भी 2 वायर, एक लाइन में जाता है, दूसरा सिस्टम यूनिट में जाता है। प्रिंटर का भी 2 वायर, एक सीधा लाइन में जाता है और दूसरा सिस्टम यूनिट में जाता है। ठीक है। जिससे हम जो भी आउटपुट निकालना चाहते हैं उसी डाटा केबल के थ्रू हमको आउटपुट मिलता है, प्रिंट करके मिलता है। इस तरह से कनेक्टिविटी करते हैं। इसको कनेक्टिविटी का एक इमेज आपको और यहाँ भी देखने को मिलेगा, जिसमें प्रॉपर तरीक़ा से कैसे क्या कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट किया गया है वो दिखाया गया है। खैर इसका जब प्रैक्टिकल वीडियो आएगा तो उसमें कैसे क्या कनेक्ट करना है वहाँ भी देखने को मिलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि आपके पास सारा सिस्टम आ गया, आप कनेक्ट कर लिए। ठीक है। आप कनेक्ट कर लिए। अब जब कनेक्ट करने के बाद अब सिस्टम यूनिट में आगे की तरफ लगभग मोस्टली 2 बटन ऐसा देखने को मिलेगा, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। ठीक है। इसके बारे में डिटेल जानकारी जब सिस्टम यूनिट का क्लास करेंगे उस समय समझेंगे। फ़िलहाल ये समझ लेते हैं, ये रीस्टार्ट का बटन होता है, ये पावर ऑन ऑफ करने का वाला बड़ा वाला बटन होता है। ठीक है। तो हम जब इसको सप्लाई दे देते हैं उसके बाद हम इस बटन को प्रेस करते हैं एक बार, तो सिस्टम ऑन हो जाता है। ठीक है। जैसे ही सिस्टम ऑन होता है तो हमको कंप्यूटर चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। कोई भी वर्क करने के लिए हमको एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़रूरत पड़ता है। बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में भी ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमको चाहिए कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए। लिनक्स का भी आता है, मैक का, एप्पल कंपनी का भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कभी आगे की वीडियो में पढ़ाई करेंगे तो जानेंगे कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस कंपनी का आता है। फ़िलहाल ये समझ लेते हैं कि अभी इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसमें से कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा डेस्कटॉप में। यदि इंस्टॉल नहीं है तो तब जाके आप जब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर कोई वर्क ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आपको कोई भी वर्क, मल्टीटास्किंग, कोई भी, चाहे सॉफ्टवेयर चलाना हो, चाहे कोई भी वर्क करना हो, आपको इंटरफेस चाहिए। आपको वर्क करना है कंप्यूटर पे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। तो आप सपोज मान लीजिए कि आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। ठीक है। जब आप कंप्यूटर इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सामने स्क्रीन पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से देखने को मिलेगा। ये विंडोज़ 7 है, ये विंडोज़ 7 का स्क्रीन है। ठीक है। उसी प्रकार चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सबका लगभग इंटरफेस थोड़ा अलग है, लेकिन सबका एक ही कहानी है, एक ही लेआउट मिलेगा मोटा मोटी। तो समझते हैं कि इसमें किस चीज़ को क्या बोला जाता है। जैसे इस एरिया को क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब के बारे में, जैसे यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे पट्टी को क्या बोलते हैं, तो ये समझ लेते हैं। तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो इस प्रकार से हमको इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ से हम सारा वर्क करते हैं। ठीक है। यही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब इंस्टॉल करने के बाद हमको इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो पूरे एरिया होता है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है। पूरे स्क्रीन को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। जब हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, अब फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं हम आगे समझेंगे। फिलहाल ये समझते हैं, जब कंप्यूटर पर हम फोल्डर क्रिएट करते हैं उसको हम फोल्डर आइकन बोलते हैं। ये जितना भी है
जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं काम करने के लिए, वो उसको हम एप्लीकेशन आइकॉन बोलते हैं। ये नीचे जो लंबा सा पट्टी जो है ये, इसको हम टास्क बार बोलते हैं पूरे को। इसी टास्क बार पे राइट साइड में इसमें जितना भी बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है उसको हम नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। यहीं से हमको पता चलता है कौन सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। और साइड में डेट एंड टाइम होता है। इसमें जो हम फ़ोटो चेंज करते हैं उसको वॉलपेपर बोलते हैं। अब वॉलपेपर कैसे चेंज करते हैं वो भी आगे समझेंगे। तो हर एरिया का अपना अपना एक नाम है, ठीक है। पूरे स्क्रीन को हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। जो फ़ोटो हम लोग चेंज करते हैं उसको वॉलपेपर, फोल्डर जो क्रिएट करते हैं उसको हम फोल्डर आइकॉन बोलते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसको एप्लीकेशन आइकॉन बोलते हैं। यहाँ पर एक स्टार्ट बटन होता है जो माइक्रोसॉफ्ट का जो चिन्ह के तरह लोगो जो होता है उस तरह से यहाँ पर साइड में होता है, उसको हम स्टार्ट मेनू बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमको ये लेआउट मिल गया, ठीक है, ये हमको काम करने के लिए मिल गया। तब इसमें सबसे अब इम्पोर्टेंट आता है कि फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, सिस्टम ऑन ऑफ कैसे करते हैं। ये सब बेसिक नॉलेज हम आगे के वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। तो आगे हम कुछ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह डील करेंगे। तो ये अब आगे के वीडियो में ये सब समझेंगे कि ये सब कैसे वर्क करता है, कैसे किया जाता है। यदि इससे रिलेटेड अब तक मैं जितना बताया गया इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।